हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू एआर पब्लिकेशन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एज़ ऑल यू नो कि हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं शिवास बुक के लेक्चर्स, और अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही थी, आपको पता होगा हमारा प्रोटेस्ट वगैरह, जिसकी वजह से हम कुछ दिन के लिए आपके लेक्चर्स नहीं कंटिन्यू कर पाए थे। तो अब जो है आपके फिर से दोबारा से लेक्चर्स रेगुलरली मंडे टू फ्राइडे आएंगे, ठीक है। एक तो हमारे जीएस के लेक्चर, जीएस में आपका पॉलिटी सब्जेक्ट हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है, साथ ही आपके मैथ्स के लेक्चर भी आएंगे जो हमारे शुभम सर आपके लिए लेकर आते हैं। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी ये हमारी शिवास की बुक है, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट जो है आपका वो हम पॉलिटी को कवर अप कर रहे हैं। ये आपकी पॉलिटी की इंडेक्स है, सीधे मतलब डायरेक्टली हमने किताब से ही ली है। इसमें आपका संघ तक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और आज हम जो है राज्य यानी कि स्टेट्स की बात करेंगे। क्या आज हम स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। इसके आपके 2 लेक्चर्स रहेंगे, और 2 लेक्चर्स में हमारे टॉपिक जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट, और स्टेट में भी हम आज पढ़ेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी कि राज्य की कार्यपालिका। जैसे हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव संघ की कार्यपालिका या फिर संघीय कार्यपालिका को देखा था, उसी तरीके से आज हम डिस्कस करेंगे राज्य की कार्यपालिका। बहुत सारी चीज़ें जो हमने संघ की कार्यपालिका में पढ़ी हैं एग्जैक्टली सेम है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो लेक्चर देख के आ रहे होंगे, और देखो नहीं देखे तो पहले जाके वो देख लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो सेम होंगी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी डिटेल में, एक बार बता के सिर्फ चलूंगी, क्योंकि वो चीज़ें हमने डिटेल में जो है लास्ट आपका जो टॉपिक था संघीय कार्यपालिका, उसमें ऑलरेडी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हमने बताया था हमारे संविधान में ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली अपनाई थी। तो वो संसदीय प्रणाली जो है आपकी हमें सेंटर लेवल पे तो देखने को मिलती है, साथ ही हमको राज्य स्तर पर भी संसदीय प्रणाली को हम क्या है फॉलो करते हैं, और ये आपकी ब्रिटेन की देन है। तो भारत के अगर हम पार्ट किसकी बात करें, पार्ट 6 की बात करें, और लास्ट हमने क्या देखा था पार्ट 5 में हमने सेंटर देखा था। अब राज्य की अगर हम बात करेंगे तो हम पहुंच जाते हैं पार्ट 6 में। तो भारत के संविधान के भाग 6 यानी कि पार्ट 6 में राज्य स्तर पर किस तरीके से हमारा प्रशासन होगा उसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 153 से 67 यानी कि 153 से 167 तक आपको इसकी कार्यपालिका, बेसिकली कार्यपालिका का जो हमें डिटेल देखने को मिलेगी वो आर्टिकल 153 से 167 तक देखने को मिल जाती है। अब जैसे हमने देखा था सेंटर में कि जो आपकी संघीय कार्यपालिका थी उसके कौन कौन से पार्ट थे, कौन कौन उसके अंदर आ रहा था, जिसमें हमने देखा था प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, साथ ही हमने कौन बताइए कौन, एक और हमने क्या देखा था आपका महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो ये हमारे जो है अगर स्टेट की बात करें तो गवर्नर आ जाएगा, मुख्यमंत्री आ जाएंगे, मंत्री परिषद आ जाएगी, तथा हमारे महाधिवक्ता। अब यहाँ याद रखिए, यहाँ पे जैसे हमारे वहाँ पे उपराष्ट्रपति थे तो यहाँ पर उपराज्यपाल जैसी चीज कोई देखने को नहीं मिलती है, वाइस गवर्नर जैसी कोई चीज नहीं होती है हमारे स्टेट्स के बारे में अगर हम बात करें। ठीक है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट को एक बार देख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये आपका फ्लो चार्ट अंग्रेजी में ही है, सॉरी हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी। तो कोई भी सरकार है, चाहे संघीय सरकार की बात करें या फिर हम राज्य सरकार की बात करें, इसके 3 अंग देखने को मिल जाएंगे आपको। एक होता है हमारा एग्जीक्यूटिव जिसको कार्यपालिका बोलते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर जिसको विधायिका बोलते हैं, एक होता है हमारा न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। ठीक है, फिर इसमें हमारा जैसे कार्यपालिका के कौन कौन के हिस्से, गवर्नर, ऐसे ही वहां पे हमारा कौन आ जाता है आपका, कौन आया था, प्रेसिडेंट। ठीक है, हमारे चीफ मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, साथ ही हमारे अधिवक्ता भी इसमें आ जाते हैं। और वहीं फिर हम देखेंगे इसमें अपर हाउस, लोअर हाउस, जैसे वहां पे हमने राज्यसभा देखी थी और आपका कौन सी लोकसभा देखी थी। ठीक है, साथ ही जुडिशरी हम एक साथ डिस्कस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपके जो मतलब कि लोअर कोर्ट्स हैं उनको एक साथ। ठीक है, तो ये हमारे जुडिशरी। तो आज हम जो ये वाला पार्ट है आपका एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से कार्यपालिका के अंदर आ जाते हैं, कौन कौन आए, किस किस को पढ़ेंगे हम, राज्यपाल को पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पढ़ेंगे, साथ ही हमारा एडवोकेट जनरल को हम पढ़ेंगे यहाँ पे।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम गवर्नर से। गवर्नर काफ़ी सारी पावर्स की अगर हम बात करें, गवर्नर के बारे में बात करेंगे तो पावर जो इनके पास है वो बहुत हद तक सेम देखने को मिलती है जब हमने राष्ट्रपति के केस में पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें क्या है, राज्यपाल क्या होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है किसी भी हमारे राज्य का, यानी कि संवैधानिक प्रमुख हमारे राज्य का देखने को कौन मिलेगा, राज्यपाल। हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख कौन देखने को मिलते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा केंद्र में राष्ट्रपति जी होते हैं, साथ ही राज्यपाल की अगर नियुक्ति की मैं बात करूं तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति जी हैं, वो राज्यपाल की आपकी नियुक्ति करेंगे। अब इतना याद रखिएगा, राष्ट्रपति जी कौन सा काम कर रहे हैं बच्चा, राष्ट्रपति जी वही काम कर रहे हैं जो उनको उनकी मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपका सेंटर लेवल पे जो बैठी है उनको करने को कहती है। तो यानी कि आप समझिए कि स्टेट पे कंट्रोल करने का एक तरीका होता है, ये किसका, हमारी केंद्र सरकार का। ठीक है, केंद्र सरकार के कहने पे ही कोई भी इंसान जाके वहां पे राज्यपाल की कुर्सी पे जाके बैठता है, तो आप बोल सकते हो एक तरीके का केंद्र का कंट्रोल देखने को मिलता है। काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी इस पे देखने को मिलती है, क्योंकि अगर जो हमारे सरकार किसी भी राज्य में सेम जैसे बीजेपी हमारे सेंटर में, अगर किसी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है और वहां पे सेंटर का बिठाया हुआ है राज्यपाल, तो कहीं ना कहीं चेक रखता है वो प्रॉपर राज्य की सरकार कैसे कर रही है, क्या चीजें कर रही है। ठीक है, वो हमारा किसका भेजा हुआ है, वो आपकी केंद्र सरकार का भेजा हुआ व्यक्ति है। तो बहुत ज्यादा टसल देखने को मिलता है कि आपकी राज्य सरकार के कामों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हस्तक्षेप या फिर रोकथाम देखने को मिल जाती है, गवर्नर की इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। जैसे हमारा जगदीप धनखड़ साहब है जो अभी उपराष्ट्रपति की कुर्सी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बट उससे पहले वो वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे और अक्सर उन पर इल्जाम लगाया जाता था कि ये जो है हमारा केंद्र सरकार के कहने पर जो हमारा राज्य सरकार थी वेस्ट बंगाल की, उसके कामों में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। तो क्या है, ये हमारे एक बार और देख लेते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये आर्टिकल 155 के अंदर यानी कि 155 के तहत देखने को मिलती है। ये राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र का प्रतिनिधि होता है, वही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर हमारा देखने को मिलता है। ठीक है, अब राज्यपाल की अगर मैं योग्यता की बात करें तो योग्यता क्या होगी, राज्यपाल की योग्यताओं का जिक्र आपको आर्टिकल 157 में देखने को मिल जाता है। पहली बात तो हमारा देश के नागरिक होना चाहिए। ठीक है, साथ ही उनकी कम से कम आयु आपके 35 वर्ष देखने को मिल जाती है। अब राष्ट्रपति के केस में याद करो सेम थी या फिर ज्यादा या कम थी, साथ ही वो किसी भी लाभ के पद पे ना हो। लाभ का पद क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने आपको समझा दिया है अच्छे से। ठीक है, साथ ही संसद या किसी राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। उसकी जरूरी है कि वो पॉलिटिकली इनएक्टिव होना चाहिए, राजनीति में उसका उतना ज्यादा योगदान नहीं होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना ही वो किसी राज्य की जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर है उसका भी आपका मेंबर नहीं होगा, साथ ही हमारा सेंटर के जो आपका लोकसभा है राज्यसभा है उसका भी मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इनकी ओथ की बात करें, देखो बच्चों नियुक्ति तो आपके राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी इनको शपथ नहीं दिलवाते हैं। शपथ दिलवाने का काम कौन है, जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, जो आपका चीफ जस्टिस कहाँ के, हाई कोर्ट के, उसी स्टेट के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होगा वो इनको दिलवाएगा शपथ। और शपथ की बात 159 आर्टिकल 159 में देखने को मिल जाती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगली टर्म की बात करें तो टर्म वैसे तो हमारा 5 वर्ष होता है, वैसे कितना है आपका टर्म कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 5 साल देखने को मिल जाता है राष्ट्रपति का, लेकिन यह जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है। कभी प्रेसिडेंट के मन में आया तो उनको वहां से क्या है हटा भी सकते हैं, और प्रेसिडेंट का प्लेजर कोई अपना नहीं होता है। वो किसका होता है प्लेजर, वो हमारा मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर ही सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाया जाता है। वही मैंने कहा राष्ट्रपति को पत्र देकर वो अपना रिजाइग्नेशन भी दे सकते हैं, रिजाइन भी कर सकते हैं कि भाई हम मुझे इस्तीफा देना है, और राष्ट्रपति जी को जाके अपना रिजाइन सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि अपना रेजिग्नेशन किसको देता है हमारा गवर्नर, तो वो आपके राष्ट्रपति जी को देते हैं।
ठीक है। वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जो है इनका जो वेतन रहेगा वो आएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज और आती है कि कोई भी हमारा राष्ट्रपति हमारा गवर्नर जो है यानी कि जो राज्यपाल है वो किसी एक स्टेट के लिए होता है, लेकिन एक से ज्यादा स्टेट के लिए भी आपका एक ही राष्ट्रपति, जैसे 2 स्टेट का भी एक ही सिंगल राष्ट्रपति हो सकता है। सॉरी मेरे मुंह से राष्ट्रपति निकला है, बट इट्स गवर्नर, हम गवर्नर के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी भी 2 स्टेट का एक सिंगल गवर्नर भी हमारा हो सकता है। जब किसी 2 स्टेट का एक गवर्नर होता है तो उस केस में उसकी सैलरी जो भी रहेगी, जो भी उसके भत्ते रहेंगे, वो दोनों ही प्रदेशों की संचित निधि से, दोनों ही राज्यों की संचित निधि से आधा आधा लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख सैलरी है अगर किसी राज्यपाल की और 2 स्टेट के लिए वो काम कर रहा है, तो क्या है 1 लाख इस स्टेट के संचित निधि से जाएगा, 1 इसके से जाएगा। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। अब इसकी पावर की बात करेंगे। पावर बहुत हद तक देखो सेम है राष्ट्रपति के जैसे, तभी मैंने कहा है लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लो। मैं यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगी। लास्ट के जो 3 लेक्चर है हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है, ये विधानसभा को बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। क्या बुला भी सकते हैं, साथ ही स्थगित भी कर सकते हैं। अब ये कैसे हो, भंग भी कर सकते हैं, डिसोल्यूशन लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 174 के तहत, साथ ही आर्टिकल 213 में के अंतर्गत ये क्या कर सकते हैं, हमारे ऑर्डिनेंसेस को जारी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस होता है ना कि जब आपकी जो हमारी विधानसभा है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो आपका कार्य नहीं कर रहा है, नहीं है उस टाइम पे, तो क्या है, राष्ट्रपति अपना ऑर्डिनेंस लेकर आ सकते हैं। ऑर्डिनेंस के तहत कोई भी नियम और कानून लेकर आ सकते हैं। अब यहाँ याद रखिएगा, ऑर्डिनेंस के तहत वो उन्हीं विषयों पर नियम और कानून लेकर आएंगे जो आपकी राज्य की लिस्ट होती है। जो हमारे राज्य की लिस्ट है ना, उसमें राज्य के विषय कि इन विषयों पर राज्य कानून बना सकता है, तो वो सिर्फ उन्हीं पे ला सकते हैं। ठीक है, कोई विधायक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। जैसे कि फाइनल जो साइन होता है, एक्सेंट है, वो जैसे राष्ट्रपति दे रहे थे वैसे ही यहाँ पे क्या है, गवर्नर साहब हमारे देते हैं। ठीक है, आर्टिकल 176 में क्या है, आम चुनावों के बाद और प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में विधानसभा को संबोधित करेंगे। क्या, एक तो जैसे हमारे इलेक्शन होंगे उसके बाद जो आपका पहला सेशन होगा उसको, साथ ही प्रत्येक वर्ष के स्टार्टिंग वाले सेशन को भी ये संबोधित करेंगे। सेम राष्ट्रपति जी कर रहे थे, सेम आपके गवर्नर कर रहे हैं स्टेट्स में। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारा विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक केवल राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। ये देख लिए आर्टिकल 200 में हमारा देखने को मिल जाएगा। अब आगे हमारा राज्यपाल की शक्तियां की अगली देखेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कि कार्यपालिका की जो शक्तियां इनके अंदर निहित होती हैं उनको देखेंगे। सभी कार्यपालक राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं। वही हमारा जो किसके नाम पर होंगे, जैसे कि हमारे देश के जो सेंटर है संघ के, वो सारे राष्ट्रपति के नाम पे हो रहे थे, प्रदेशों में आपके राज्यपाल के नाम पे देखने को मिलेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री की सलाह पर जो मंत्री परिषद के अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करेंगे। और ऐसा उल्लेख आपको आर्टिकल 164 यानी कि 164 में देखने को मिल जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कर देंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी जाके बताएंगे कि भाई फलाना मंत्री को ये वाला मंत्री दे दो, मतलब फलाना व्यक्ति को ये वाला पोर्टफोलियो दे दो, फलाना को ये दे दो। तो ऐसे करके ये बाकी मंत्रियों की नियुक्तियां कर देंगे। ठीक है, साथ ही हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्री की भी ये नियुक्ति करते हैं। ठीक है, किसकी, जनजातीय हमारा कल्याण मंत्री की नियुक्ति करते हैं, ये 164। तो ये चीज पॉइंट याद रखिएगा, किन किन स्टेट में, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये स्टेट्स हैं। और पहले बिहार भी आता था बट अब बिहार नहीं है इसमें। अगला आ जाएगा हमारा एडवोकेट जनरल, जो हमारा होगा उसकी नियुक्ति करेंगे, उसको अपॉइंट करेंगे। साथ ही आपके स्टेट पीसीएस जो होगा, राज्य लोक सेवा आयोग, उसके चेयरमैन को नियुक्त करेंगे। ठीक है, इनके सारे सदस्य को, साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। यानी कि हाईकोर्ट के अगर हम जज की बात करें तो वो तो आपका राष्ट्रपति करेगा, बट हमारे हाईकोर्ट से नीचे वाले जो भी आपके कोर्ट्स हैं उनके जजों की नियुक्ति कौन करेगा, वो हमारे किसके, राज्यपाल के पास चली जाती है पावर। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं इंक्लूड करेंगे, उससे लोअर वाले। ओके, साथ ही हमारे द्विसदनीय राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों से विधान परिषद के सदस्य नामित करते हैं। मतलब जहां पे हमारा द्विसदनीय होता है ना,
एक तो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली और एक आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये दो सदनीय क्या है, दो सदनात्मक व्यवस्था जो है वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, जब हम विधायिका पढ़ेंगे। तो अभी इतना देख लीजिए, द्विसदनीय राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों से जो विधान परिषद है ना, उसमें कुछ लोग आपके नॉमिनेटेड होते हैं, जैसे हमारे राज्यसभा में नॉमिनेट हो रहे थे, राष्ट्रपति जी कर रहे थे, सेम ये विधान परिषद में नॉमिनेट करते हैं कुछ लोगों को। ओके, अगर द्विसदनात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है किसी राज्य में तो, ठीक है। अब और पावर देखेंगे, इसकी फाइनेंशियल पावर क्या है, जैसे कि राज्य का बजट उसकी सिफारिश पे पेश किया जाता है, जैसे हमारे राष्ट्रपति की सिफारिश पे केंद्र में पेश किया जा रहा था। साथ ही वित्तीय आपातकाल की स्थिति में ये केंद्र को भी अपना एक रिपोर्ट बना के स्टेट की भेज सकते हैं। साथ ही आर्टिकल 207 के तहत ये मनी बिल की सिफारिश करते हैं, जैसे हमने देखा था कि मनी बिल जो है किसकी सिफारिश पे लाया जाएगा, केंद्र में राष्ट्रपति की। वहीं हमारा स्टेट की अगर मैं बात करूं तो आपका राज्यपाल की, ठीक है। और हर 5 वर्षों में राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, और इस आयोग का काम है जो हमारी नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उनकी वित्तीय स्थिति की ये क्या है, समीक्षा करता है, ठीक है। तो हर 5 साल बाद वित्त आयोग। साथ ही कुछ जुडिशियल पावर, जैसे माफी, किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम करा है, ठीक है, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दोष है, उसको माफ कर सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं, सजा के जो प्रवृत्ति है उसको बदल सकते हैं, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब ये क्या होता है बच्चों, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, ये सारी आप प्रेसिडेंट में जब हमने बात करी है वहां जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज और है भाई, क्षमादान दे सकते हैं, लेकिन यह याद रखिएगा किसी अगर दंड, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला हुआ है, डेथ सेंटेंस को ये नहीं बदल सकते, इतना याद रखिएगा, ठीक है। मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते, बाकी सारी पावर है इनके पास। आगे है अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी भूमिका निभाते हैं, ये हमने देख ही लिया था। ओके, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, और कुछ चीजों को हम छोड़ते चल रहे हैं क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर्स में बच्चा बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, तो सबसे पहले आपको उनको देखना चाहिए। आगे देखते हैं इमरजेंसी पावर्स। तो आर्टिकल 356 के तहत अब अगर किसी राज्यपाल को लगता है किसी राज्य की जो हमारी सरकार है वो आपका संवैधानिक तरीके से अगर काम नहीं कर रही है, तो वो जाके क्या है, एक राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि भाई ये राज्य की सरकार हमारे संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रही है, अब स्थिति आ गई है कि यहाँ पे आपातकाल लगा दिया जाए। तो उस स्थिति में फिर आपके राष्ट्रपति जी वहाँ आपातकाल लगा देंगे, जिसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, ऐसे बहुत टसल होता है कि हमारा, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव तो केंद्र का है ना, तो रिपोर्ट बना के भेज दी भाई तो वहाँ पे आपातकाल लग जाएगा। तो गवर्नर पे काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम भी लगते हैं कि ये जो है हमारे केंद्र के पपेट के रूप में काम करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तहत राज्यपाल को लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर सकती, तो वह राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल की एक सिफारिश जाके कर सकते हैं। अगला है हमारा विवेकाधीन शक्तियां, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर। अब ये उनकी कुछ अपनी और भी पावर हैं जिनका आपका बहुत ज़्यादा क्लियरली संविधान में मेंशन नहीं मिलता है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन यहाँ भी याद रखिएगा डिस्क्रिशनरी कुछ डिस्क्रिशनरी नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मंत्री परिषद की ही सलाह पे काम कर रहे होते हैं मेनली, ठीक है। तो डिस्क्रिशनरी पावर में अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम। अब ये क्या है कि जैसे कि कोएलिशन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, भाई समझ नहीं आ रहा कि कौन सरकार बना रहा है, कौन सा गठबंधन सरकार बना रहा है, तो ये किसी भी पार्टी के एक व्यक्ति को उठा के बोल देंगे कि तुमको हमने सीएम बना दिया, यानी कि चीफ मिनिस्टर बना दिया, अब तुमको अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना है, ठीक है। तो अब उस व्यक्ति को अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना होगा, ठीक है। तो ये पहले किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पाए प्रूव तो फिर क्या है, उसकी सरकार नहीं बनेगी, और फिर किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं कर पाया, दूसरी पार्टी भी प्रूफ, तो फिर क्या है, ये हमारा क्या है, आपकी जो विधानसभा है उसको भंग कर देते हैं, और इस केस में क्या है, दोबारा से हमारे चुनाव किए जाएंगे और फिर दोबारा से आपका चुन का आया जाएगा, ठीक है। साथ ही मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना, डिसमिस भी कर सकते हैं ये सीएम को, ठीक है, बट ऐसे ही कुछ नहीं करते हैं उठा के, ठीक। अगर ये अपनी मन से भी किसी व्यक्ति को सीएम घोषित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति को करेंगे जिसकी पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी, सीट्स ज्यादा होंगी,
ठीक है। साथ ही विधानसभा को भंग भी कर देंगे, वही मैंने बताया कि किस तरीके से भंग कर सकते हैं। और फिर साथ ही विधायकों को वापस करना या फिर आरक्षित करना, जैसे कि विधेयक आते हैं ना, वही जब हम बिल पढ़ेंगे पूरा किस तरीके से हमारे कानून बनते हैं, तब हम देखेंगे कि जब इनके पास बिल आते हैं तो कुछ तो पावर्स इनके पास सेम वही है जो हमारे राष्ट्रपति के पास होती है, बट इनके पास एक पावर और है कि ये बिल को हमारे राष्ट्रपति के लिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का बिल। ठीक, अब उस स्टेट का नाम मुझे बताओगे? काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था कि जो हमारा गवर्नर था उस स्टेट का, वो जो है बार बार उनके बिल्स को क्या कर रहे थे, राष्ट्रपति के पास ट्रांसफ़र कर रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी विवाद भी हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे इस चीज़ को लेके। ठीक है। साथ ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश अभी हम देख ही चुके थे, ये क्या है। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ पे गवर्नर क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं प्रधानमंत्री ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। ठीक है, जैसे हमने राष्ट्र मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की के टॉपिक को अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक सेकंड, यहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर गलत से हो गया, ये हमारा चीफ मिनिस्टर है, वही मैंने पढ़ दिया। ये क्या है आपका चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री की हम बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, आई एम सॉरी। ओके, तो अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। अपॉइंटमेंट वही हो गया कि आपका जो है गवर्नर साहब इनका अपॉइंटमेंट करेंगे और इनकी सलाह पे जो हमारे और मंत्रीगण हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है। अनुच्छेद 164 क्लॉज ए के बारे में अगर बात करें तो राज्यपाल यानी गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता है। समानता क्या है, ये जो है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुमत प्राप्त दल गठबंधन मेजोरिटी पार्टी कोलिशन का के नेता को नियुक्त किया जाता है। वही मतलब सीएम वही बनेगा भाई जिसकी पार्टी के पास क्या है, बहुमत प्राप्त है, वही हमारा सीएम आपका बनता है व्यक्ति। ठीक है। साथ ही हमारा हंग असेंबली त्रिंकुश विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल गठबंधन का लार्जेस्ट पॉलिटिकल कोएलिशन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसे कि आपको पता हो कि हंग असेंबली वो होती है जब किसी भी पार्टी के पास आपकी क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है। क्लियर मेजॉरिटी समझ आता है? क्लियर मेजॉरिटी यानी कि बहुमत तब आती है जब हमारे उस प्रदेश में जितनी भी आपकी लोकसभा की सीट्स हैं उनका 50+1 आधे से एक सीट ज़्यादा कोई भी पार्टी ले जाती है तो उसके पास क्या है, हमारा बहुमत प्राप्त होता है। और अगर किसी पार्टी के पास बहुमत प्राप्त नहीं है किसी भी पार्टी के पास, तो क्या है, जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं उसके किसी भी व्यक्ति को उठा के क्या है, ये सीएम अपॉइंट कर देंगे। फिर वो अपनी मेजॉरिटी को वहां पे प्रूव करेंगे क्या है आपका। ठीक है, तो हमारे सबसे बड़ा जो गठबंधन है, जब दो सरकारें आपस में मिलकर सरकार बनाती हैं तो गठबंधन होता है। जैसे अभी हमारा एनडीए की सरकार है, बट बीजेपी सबसे मेजॉरिटी पार्टी है, बट उसमें और भी पार्टी है। ठीक है, कोalition की गवर्नमेंट जो है हमारी गठबंधन की सरकार उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं मानी जाती है। जैसे कि हमारे अभी कोalition की जो गवर्नमेंट है उसमें आपके बिहार वाले नीतीश जी भी हैं, उनके दिमाग कभी सन का भाई, तो फिर क्या है, वो उठ के चलेगा कि नहीं मैं तो अपनी सीट लेके भागता हूँ यहाँ से, तो सरकार गिरने का भी खतरा रहता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल, यहाँ पे भी चीफ कर लेंगे, चीफ मिनिस्टर्स एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो योग्यताएं की अगर बात करें कि कोई भी व्यक्ति हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर बनता है तो कौन होना चाहिए, वो आपका कौन होगा, वो हमारा उसकी उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही वो जो है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। तो देखो प्रधानमंत्री जो है वो कहीं ना कहीं मंत्री परिषद का प्रमुख ही तो होता है, वो भी तो एक मंत्री है ना, और वो पूरे मंत्री परिषद का आपका प्रमुख देखने को मिलेगा, साथ ही जो आपकी सरकार है उसका भी प्रमुख होता है। सेम इन केस ऑफ हमारा सेंटर के, हमने केंद्र की बारे में बात करी थी। ओके, तो कम से कम 25 वर्ष आयु, साथ ही राज्य विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर का वो सदस्य होना चाहिए। और अगर कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं भी है तो 6 महीने के भीतर उसको उसको विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। यही हमने प्रधानमंत्री के केस में डिस्कस किया था कि कोई भी व्यक्ति को मतलब आपका प्रधानमंत्री अपॉइंट किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, अगर वो सदस्य भी नहीं है लोकसभा या राज्यसभा का, तो 6 महीने के भीतर क्या है, वो उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, साथ ही हमारा क्या है, लाभ का कोई पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। क्या है, लाभ का कोई पद धारण नहीं होना चाहिए।
किसी भी दूसरे ऑफिस पे वो नहीं बैठना चाहिए। अगला देखते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियां, पावर एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो एक तो सबसे पहले हमारा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। दूसरा क्या है, लीड एंड कोऑर्डिनेट करता है। वही देखो मंत्री परिषद क्या काम कर रहा है, ये एक तरीके का कम्युनिकेशन का एक जरिया बनता है हमारे राज्यपाल के और पूरी मंत्री परिषद जो है उसके बीच में। ठीक, मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करेगा, पोर्टफोलियोज बनाएगा ये। साथ ही हमारा कुछ विधायक शक्तियों की अगर हम बात करें तो क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली में सरकार का रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रतिनिधित्व करता है ये। नीतियां और विधेयकों का प्रस्तुतिकरण करेगा, साथ ही समर्थन करेगा। राज्यपाल को विधानसभा बुलाने, स्थगित करने का और भंग करने की सिफारिश भी राष्ट्रपति के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, पहले मुख्यमंत्री देखा हमने, ठीक, अन्य मंत्री ये हो गई। अब जो है जो अन्य हमारी पूरी मंत्री परिषद है उसमें 3 प्रकार की मेनली हम मंत्रियों की बात करते हैं। एक आपका कैबिनेट मंत्री, ये सबसे टॉप पे होते हैं, ठीक है, रैंक वाइज। एंड अगर हम दूसरा बात करेंगे राज्य मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, साथ ही हमारे डेप्यूटी मिनिस्टर्स देखने को मिल जाते हैं। ये हमने क्या क्या कैसे कैसे इनका काम होता है ये सारी चीज़ें हमने कब देखी थी, जब आपके केंद्र वाले बात करी थी। अब उसके बाद याद करो कि हमने केंद्र सरकार के कॉन्टेक्स्ट में भी बताया था कि हमारा जो है मंत्री परिषद में जितने लोग होंगे वो कितना नहीं हो सकता, आपकी टोटल मेंबरशिप, टोटल जो स्ट्रेंथ है उसका 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उनका 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो सेम यहाँ पे भी देखने को मिलती है क्या संविधान संशोधन कि मंत्रियों की कुल संख्या आपकी विधानसभा की कुल संख्या का अधिकतम 15% ही देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पे मिनिमम भी है, कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए मंत्री परिषद में। कितना, 12। जैसे कि कुछ हमारे छोटे राज्य हैं, उन राज्यों में जो है सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा वह काफ़ी कम है, तो अगर उनमें 15% निकालने चले तो बहुत कम हो जाएगा। बट उस केस में रखा गया है कि कम से कम आपका 12 नंबर तो होना चाहिए। ओके, ठीक है। साथ ही ये जनजातीय कल्याण मंत्री हमने देख ही लिया था कि हमारे कहाँ पे, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में अनिवार्य है 94 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इससे बिहार को आपका हटा दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपका एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य के महाधिवक्ता। अब यहाँ पे भी सेम याद करिए कि आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि दिस पर्सन बनाम इस राज्य की सरकार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ऐसे करके। तो हमारी सरकार को राज्यों की सरकार की तरफ से जो आपका केस लड़ रहा है, राज्य को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उनका वकील है मेन, वो कौन होगा, वो हमारा कौन हो जाएगा, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ये आर्टिकल 165 याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके तहत देखने को मिल जाता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है इनकी, अपॉइंटमेंट राज्यपाल करेंगे आपका। ठीक है, क्वालिफिकेशन, ये जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की इनके अंदर काबिलियत, योग्यता होनी चाहिए। साथ ही टर्म राज्यपाल की इच्छा पर, देखो जब तक मन कर रहा है राज्यपाल का तब तक इनको रखेंगे, मन करेगा हटा देंगे, बट ये तब तक रहता है जब तक तो देखो सरकार है हमारी, तब तक मेनली मतलब जनरली देखने को मिल जाता है, बट मन किया तो पहले भी हटा दिया जा सकता है। साथ ही हमारा वेतन संविधान में कोई इनका वेतन नहीं है, राज्यपाल जी जब जब इनका वेतन जितना तय कर देंगे उनको इतना वेतन मिल जाएगा। कर्तव्य क्या है, राज्य को कानूनी सलाह देना, अदालतों में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, साथ ही सरकारी कार्यों की वैधता सुनिश्चित करेंगे। साथ ही हमारे राइट्स क्या हैं कि इसके पास सेम वही राइट्स होते हैं जो आपके वहाँ पे बैठे मेंबर्स के पास होते हैं। ठीक है, ये आपकी राज्य की हमारी जो विधानसभा है वहाँ पे हम जो आपका पूरा क्या करेगा, मीटिंग्स में बैठ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, बट वहाँ पे वोट नहीं कर सकता। तो उतने सारे प्रिविलेज इसके पास होंगे जितने हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी मंत्री के पास प्रिविलेजेस होते हैं। ठीक है, साथ ही विधायक जैसे विशेष अधिकार वही किसी भी विधायक के पास यानी कि आपके एमएलए के पास जितने भी हमारे वो देखने को मिलते हैं अधिकार, वो सारे इसके पास होंगे, बट सिर्फ ये वोट नहीं कर सकता। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हुई चल रही होंगी। अब एक बार हम सारे आर्टिकल्स को दोबारा देख लेते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है याद करते चलिएगा, फिर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हमारा आर्टिकल 153 क्या कहता है कि हर राज्य के लिए एक आपका राज्यपाल होना चाहिए, यानी कि गवर्नर होना चाहिए। फिर 154 पे जाएंगे हम, तो क्या बोलता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, हमारे राज्यपाल के अंदर नियुक्त होती है। तो ये आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट के बारे में बताता है। 155 गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कैसे होगा, इसके बारे में बताता है। 156 बताएगा आपको कि हमारा जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उसका कार्यकाल कितना होगा, तो वो कितना था, इन जनरल 5 साल। ठीक है, फिर हम जाएंगे आर्टिकल 157 पे, तो ये आपकी गवर्नर की कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में बताता हुआ चलता है। 159 आर्टिकल की मैं बात करूं तो ये आपका शपथ के बारे में बताएगा। 161 जो हमारी पावर है किसी भी क्षमा दान करने की, वो आपका 161 के अंदर बात की जाती है। वहीं 163 की बात करें तो राज्यपाल को सहायता व सलाह देने होती एक मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपकी बैठी हुई होती है। 164 की अगर हम बात करें तो मंत्रियों से संबंधित हमारे कुछ अन्य प्रावधान देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसको तो ना भी याद करें तो चलेगा। अब 165 में हमने बताया था आपको एडवोकेट जनरल यानी कि राज्य का महाधिवक्ता के बारे में देखने को मिल जाता है। 166 की अगर मैं बात करूं तो राज्य सरकार के कार्यों का संचालन यानी कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट देखने को मिलता है। 167 मुख्यमंत्री की राज्यपाल को जानकारी देने की जिम्मेदारी यानी कि कुछ भी हो रहा है मंत्रिपरिषद के अंदर, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी राज्यपाल को जानकारी एक मुख्यमंत्री द्वारा दी जाएगी। ठीक है, साथ ही 174 के अंदर वो भी कोई भी हमारा लेजिस्लेटिव जो सेशन चल रहे हैं उनको बुलाएगा, साथ ही डिसोल्यूशन भी कर सकता है, स्थगन, विघटन, ये सारी चीज़ें। अब देखो ये टर्म्स क्या है ना, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया, ना बताने का यही है कि रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप पुराने लेक्चर देखो लास्ट के 3, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 175 के अंदर संसद के सदन को संबोधित करना है, संदेश भेजना है। 177 के अंदर क्या है, मंत्री सदस्य ना होने पर भी विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं यानी कि राइट्स ऑफ मिनिस्टर। अच्छा हाँ, ये बताता है कि हमारा कोई भी जैसे आपका कोई भी मंत्री है, अगर वो आपका विधानमंडल का सदस्य नहीं है, विधानमंडल का अगर वो सदस्य नहीं है उसके बाद भी वो मंत्री बन सकता है, लेकिन कब तक बन सकता है, याद करो मैंने आपको बताया था कितने महीने तक बन सकता है। ठीक है, उसके उतने समय के अंदर क्या है उसको फिर हमारी सदस्यता लेनी पड़ेगी, यानी कि जाके उसको किसी जगह से चुनाव लड़ना पड़ेगा और उस सीट को जीतना पड़ेगा। अगर वो नहीं जीत पाता है उतने निर्धारित समय के अंदर तो उसकी क्या है, मंत्री पद की सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, अगला आर्टिकल 200 क्या कहता है कि विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति यानी कि गवर्नर अपनी एक्सेंट देगा तभी कोई बिल आपका कानून बनेगा। 201 में क्या है, राष्ट्रपति के लिए विधायक आरक्षित करना विधेयक यानी कि बिल रिजर्व टू दी प्रेसिडेंट। 213 की अगर हम बात करें, अध्यादेश की शक्ति यानी कि पावर टू क्या प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। 233 की अगर हम बात करें तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करते हैं। या कंफ्यूज मत होइएगा कि हाई कोर्ट के जजेस को ये अपॉइंट कर रहा है, नहीं, हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, आपके गवर्नर के द्वारा नहीं। डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे आपके जजेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो हमारे राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चल रही होंगी। तो जैसा मैं आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगी, हम आपको जो लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे अभी मैंने जो थ्योरी पढ़ाई है वो हमारी शिवाज बुक की थ्योरी चल रही है, उसके वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों के पास किताब होगी, और जिन लोगों के पास नहीं है तो प्लीज़ जाके परचेज़ कर लीजिएगा, बहुत आपकी मदद होने वाली है। जैसे आपका अपकमिंग एग्ज़ाम भी आने वाला है अभी हमारा। ठीक है, उम्मीद तो करते हैं हम एग्ज़ाम ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं बच्चों को एग्ज़ाम देने में। और अगर इन स्थितियों के साथ, इन सारी दिक्कतों के साथ अगर एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारे बच्चों का, लाखों बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं दांव पे लगा हुआ है। तो आप लोग भी देखो एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, या ये नहीं यार मेरी तो तैयारी अच्छी है, मैं तो एग्ज़ाम निकाल लूँगी या निकाल लूँगा, क्या पड़ा है मुझे और लोगों के लिए लड़ने के लिए। तो नहीं, जिस जगह मतलब आप भी दिक्कत में हो सकते हैं
तो लड़ाई लड़िए, और जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उनसे भी अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे कि आप लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं इस जर्नी से आप भी होकर आए हैं। आपको भी पता है कि एक बार एग्ज़ाम गलत तरीके से होता है तो हमारा पूरा 1 साल बर्बाद हो जाता है। आपके सपने, माता-पिता के सपने, बहुत सारी चीज़ें हमारी दाँव पे लगी होती हैं। तो इन परिस्थितियों के बीच में तो एग्ज़ाम ना ही कंडक्ट कराया जाए, तो तभी बेहतर है, नहीं तो फिर बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर दाँव पे लग जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है, जो लोग दिल्ली के आस-पास हैं वहाँ पे आके आप पार्टिसिपेट करिए। अगर आप जहाँ भी लोकल हैं यार, वहाँ पे धरने दीजिए, पार्टिसिपेट करिए चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि हमारा काम पढ़ना है सिर्फ़, नहीं। तो कोई ढंग से नौकरियाँ नहीं आएँगी ना, तो फिर आप पढ़ के क्या कर लोगे? तो कहीं न कहीं फेयर सिलेक्शन भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो हमारी कंपनी अभी एग्ज़ाम करा रही है, और इसकी तो वो बिल्कुल भी कैपेबिलिटी है ही नहीं। जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको वो कैसे एग्ज़ाम आपके कंडक्ट करा सकती है? ठीक है? तो मतलब वही है, सोशल मीडिया से सपोर्ट करिए, अपनी राय दीजिए, तो कहीं न कहीं सरकार सुनेगी भई। जन की आवाज़ अगर बढ़ेगी, तेज़ होगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, सरकार को झुकना पड़ेगा। बट उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को, थोड़ा टॉपिक से हम डाइवर्ट हो रहे थे, इट्स ओके। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? यानी कि हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। तो हम बात करते हुए आए थे, प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं, केंद्र की बात है, प्रधानमंत्री केंद्र का हो गया, या मुख्यमंत्री नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल, यानी कि गवर्नर जो है मुख्य कार्यकारी प्रमुख आपका देखने को मिल जाता है। एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं आप, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाअधिवक्ता शामिल होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 153 से 67 के बीच राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में उल्लेख है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है। वही सेम तरीका, सही से आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें, और आपने जितना पढ़ा है तो देखिए आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ये आपकी लर्निंग को भी एक बारी चेक करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य कार्यपालिका में शामिल नहीं होता है? कार्यपालिका में कौन? भाई हमारा राज्यपाल तो होता है, मंत्रिपरिषद भी होती है, एंड हमारा एडवोकेट जनरल भी होता है, लेकिन हमारा अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी आपके नहीं देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? ठीक है, नियुक्त किया जा सकता है, तो हमारा इसमें कौन सा होगा आर्टिकल? याद करो। मतलब वही मैंने बताया कि 2 या 2 से अधिक को में भी आपका नियुक्त कर सकते हैं, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 153। ठीक है, इसमें भी 150 हो गया हिंदी में, बट इट्स एक्चुअली 150। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 153 है। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या डैश अनुसूची में निर्देशित किसी भी राज्य के विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ये हमारा इसका आंसर होगा आपका पहली अनुसूची, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, साथ ही राज्य के विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की परिलब्धियां किसके द्वारा तय की जाती हैं, यानी कि इमोल्यूमेंट्स जो हैं उसके किसके द्वारा तय किए जाएंगे? तो राज्यपाल को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या उसके पर्क्स प्रिविलेजेस होंगे, क्या क्या इमोल्यूमेंट्स होंगे, ये सारी चीज़ें जो है हमारी संसद इसका निर्धारण करती है। कौन? आपकी पार्लियामेंट इस चीज़ को निर्धारित करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में कौन सा विकल्प सही है? पहला, उसकी एज 35 साल होनी चाहिए, याद करिए, हाँ जी बिल्कुल 35 साल होनी चाहिए। दूसरा है 6 वर्ष, यहाँ पे एक बार रुक के सोचिए आप लोग। साथ ही वो देश का नागरिक यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। एंड कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, यानी कि किसी की भी लाभ के पद पर वो आसीन नहीं होना चाहिए। तो आपका इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 6 साल नहीं भाई 5 साल के लिए नियुक्ति होती है, बाकी पहले भी हटाया जा सकता है, क्योंकि वो हमारा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे उनका कार्यकाल निर्धारित चलता है। ठीक है, अगला सवाल है, एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यकाल में प्रवेश करने
यानी कि अपना पदभार ग्रहण करने से पहले देश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। तो शपथ कौन दिलाते हैं? नियुक्ति बेशक आपके राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन अगर शपथ की बात आए राज्यपाल की, तो शपथ हमारा कौन है, कौन दिलाएगा? आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हमारे दिलाएंगे। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आपके दिलाते हैं। अगला देखते हैं हम, राज्य कार्यकारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक एक करके देखेंगे। पहला है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 152 में वर्णित है कि जब किसी संदर्भ में आवश्यक ना हो, जब तक किसी संदर्भ में आवश्यक ना हो, अभिव्यक्ति राज्य में जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। जम्मू कश्मीर हमारे स्टेट के अंदर आता है, बताओ जल्दी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट मैं कहूँगी, यानी कि ट्रिकी क्वेश्चन है। अच्छा चलो इसको छोड़ते हैं, हम इलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि कम इन्फॉर्मेशन के बाद भी क्या हम इस आंसर को पता कर पाएंगे। अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? साथ में संविधान संशोधन में क्या है? एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति करने का प्रावधान है। तो बिल्कुल पहले हमारा नहीं था, बट संविधान संशोधन आया 7वां, जिसमें कहा गया कि एक ही राज्यपाल आपका दो या दो से अधिक प्रदेशों के लिए, राज्यों के लिए भी बनाया जा सकता है। तो बी तो देखो आपका ठीक हो जाता है। अब मैं बी के बेसिस पे ही आपको एक बार, बट बी तो केवल एक ऑप्शन में नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को हम कट कर देते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि राज्यपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। आप यहाँ याद रखिए, स्पष्ट रूप से। जहाँ ऐसे ऐसे शब्द आ जाए ना कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट्स मोस्टली, हमेशा नहीं, मोस्टली गलत होते हैं। तो हम उस चीज़ पे, इस स्टेटमेंट को गलत करने की कोशिश करेंगे, तो हम सी को कट करेंगे। सी को कट करते ही हमारे ये दो ऑप्शन कट हो जाते हैं। अब आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारा ए, यानी कि ए और बी स्टेटमेंट दोनों ही हमारे सही है। एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 के अनुसार जब तक किसी संदर्भ में आवश्यक ना हो, राज्य की अभिव्यक्ति में जम्मू कश्मीर हमारा शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास तो अपना अलग ही आपका दर्जा था, आपको पता होगा। ठीक है, फिर हमारा जो आपकी ये बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट है, वो उसका विशेष प्राप्त दर्जे को समाप्त कर दिया गया। अब तो क्या है, वो एक तरीके का एक हमारा यूनियन टेरिटरी बन गया है। अगला देखते हैं, संविधान संशोधन, ये हमने बता ही दिया। साथ ही ऐसा कुछ आपका स्पष्ट रूप से उल्लेख, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि राज्यपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद कब तक पद पर बना रहेगा? अंटिल दी, मतलब विधायी सचिव के कार्यभार पर ग्रहण करने तक नहीं, उसे मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह प्राप्त नहीं, राष्ट्रपति की सहमति तक नहीं, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी आके उसकी सीट पर नहीं बैठ सकता है, तब तक वो 5 साल पूरे होने के बावजूद भी अपनी सीट पर आसीन रहता है और बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। पहला है, गवर्नर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट। राज्यपाल राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है? नहीं भाई, वास्तविक तो नहीं होता, क्योंकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? हमारा वास्तविक प्रमुख जो है वो आपका किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री, यानी कि चीफ मिनिस्टर होता है। तो पहला तो गलत होता है। जैसे पहला गलत हो जाता है, आपका ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। ठीक है, अब हमको स्टेटमेंट 2 और 3 देखना है। तो बोल रहा है, चीफ मिनिस्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज एंड पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, मुख्यमंत्री हमारा कानून नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है उनकी। तो 2 ठीक है, तो ये भी और ये भी हो सकता है। तीसरा देखते हैं, गवर्नर यानी कि राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल ठीक, तो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी देखने को मिल जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपालों की विशेष शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात कर रहा है। नागालैंड के राज्यपाल के पास राज्य में कानून व्यवस्था संबंधित विशेष जिम्मेदारी होगी। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है क्या हो जाता है, ये हमारा करेक्ट हो जाता है। बिल्कुल है। ठीक है, अगला है हमारा, मणिपुर के राज्यपाल राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति को एक विशेष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है कि मणिपुर के राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है। ठीक है,
अगला है सिक्किम के राज्यपाल के पास शांति व्यवस्था और विभिन्न वर्गों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए समान व्यवस्था के लिए विशेष जिम्मेदारी होगी, तो बिल्कुल होगी। ठीक है, यानी कि कुछ पहाड़ी प्रदेश हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न हो गए, उनके राज्यपाल के पास कुछ स्पेशल पावर्स देखने को मिल जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की अरुणाचल प्रदेश के राज्य में कानून और व्यवस्था संबंध में विशेष जिम्मेदारी होगी, बिल्कुल होगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट देखने को मिल जाते हैं और ये किस किस अनुच्छेद के तहत है ये आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्री परिषदों की नियुक्ति करता है, तो वो राज्यपाल जो है हमारी किसकी मुख्यमंत्री को नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर पूरा मंत्री परिषद के अन्य जो हमारे मंत्रीगण हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितनों से कम नहीं होनी चाहिए, तो मैंने बताया था आपको वैसे तो 15% होगी, लेकिन किसी राज्य का 15% अगर 12 से कम है तो 12 तो कम से कम होनी ही चाहिए, 12 से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं राज्य में मंत्री किसके प्रसाद पर्यत पद धारण करते हैं, किसके करते हैं, किसके प्लेजर पे, तो हमारे आपके एक सेकेंड मिनिस्टर्स इन स्टेट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हुज प्लेजर, तो मिनिस्टर जो है आपके गवर्नर राज्यपाल के प्लेजर पे ही आपका ऑफिस को ग्रहण करते हैं। लेकिन याद रखिएगा राज्यपाल के पास ऐसा अपना खुद का प्लेजर नहीं होता है, वो किसकी सलाह पे काम कर रहा है, वो हमारा मंत्री परिषद की सलाह पे काम कर रहा है और आपका राष्ट्रपति की सलाह पे, सॉरी हमारा मुख्यमंत्री की सलाह पे काम कर रहा है। तो वैसे इसमें ऑप्शन अगर करेक्ट है तो वो देखने को मिल जाएगा ए। ठीक है, अगला देखते हैं किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की, ये वही है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको देखते ही समझ जाना चाहिए 15% यानी कि 15% होना चाहिए। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या क्या है, तो 12 व्यक्ति, कम से कम 12 लोग तो होने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, तो ये होगा हमारे 164 क्लॉज 2 के अंदर, यानी कि 164 2 के डी ऑप्शन आपका जो है वो आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन खुद से पढ़िएगा कि किसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रियों द्वारा डैश की गई किसी भी सलाह को की किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं की जाएगी, अदालत में पूछताछ नहीं की जाएगी। एक सेकंड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रियों द्वारा डैश को दी गई सलाह, ओके, मंत्रियों के द्वारा जो आपके राज्यपाल को सलाह दी जा रही है उसका क्या है, कोर्ट में इंक्वायरी नहीं हो सकती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, और ये आर्टिकल 163 के अंदर ऐसा दिया हुआ है। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद को राज्यपाल की सहायता करने के लिए निर्देशित करते हैं, किस में करते हैं, तो आर्टिकल 63 में ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कि हमारा राज्यपाल के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की जाएगी, तो ये हमने जब देखा था आर्टिकल्स तब हमने देखा था कि आर्टिकल 166 क्लॉज 1 के अंदर ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाअधिवक्ता का कर्तव्य होगा, तो आर्टिकल 165 के अंदर ऐसा देखने को मिल जाएगा, तो आर्टिकल 165 यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, याद करिए, बताया था हमने आपको, कौन करेगा, तो महाअधिवक्ता की नियुक्ति हमारे जो है आपका राज्यपाल के द्वारा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो राज्य में आपका अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था यहीं पे ख़त्म होता है, जिसमें हमने क्या है स्टेट की गवर्नमेंट के बारे में देख रहे थे, राज्य की, जिसमें आज हमने डिस्कस किया राज्य की क्या कार्यपालिका यानी कि कौन, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करी। सारी चीज़ें हम शिवास बुक से आपकी पढ़ रहे थे, तो मुझे उम्मीद है आप सभी के पास जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं
सबके पास होगी, और नहीं है तो जाओ बच्चों यार जाके ले लो किताब, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। किताब की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे पहले आपको जीएस का पूरा सिलेबस कवरेज है, जो हमारे एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दी गई हैं। सिलेबस में थ्योरी में सिलेबस कवर अप है, देन उसके बाद हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो हमने अभी सॉल्व करे हैं सेम मैनर में। देन उसके बाद आपको देखने को मिलता है रिवीजन के लिए वो पॉइंटर्स, वन लाइनर्स, जिसमें वो वाले स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो बार बार रिपीटेडली एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी ई कॉमर्स साइट से ले सकते हो, काफ़ी रीजनेबल प्राइस है, 329, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है। तो प्लीज़ गो एंड परचेज दिस बुक। ठीक है, बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर से ज्वाइन करिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपको देखने को मिल जाएगा AR पब्लिकेशन के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन हो गए, ठीक है, वीडियो का हमारा लिंक हो गया, सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और आगे चल के और भी चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक, तो ये आपका आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, इस इनिशिएटिव को और आगे तक ले जाना है, फिर धीरे धीरे हम आपको ऑल सब्जेक्ट्स भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इस पर अच्छा अपना रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छा फीडबैक देते हैं, तो चीज़ें और भी बेहतर स्तर पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, साथ ही हमारा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली दफ़ा जो भी बच्चे आए हैं हमारे। एंड बाकी अगर आप यहाँ तक लेक्चर को देखें हैं तो बीच बीच में जितने भी मैंने सवाल पूछे उनके आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आपकी एक एक्टिव लर्निंग को शो करता है। चीज़ अगर आप लिखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो चलिए, आज का हमारी यहीं समाप्त होता है लेक्चर। अगली क्लास में आपको मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।